Everyone, my name is Yash Punia and in this particular video we are going to look at the solution of the problem course schedule. ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये हमारी CSCS के प्रॉब्लम सेट के अंदर ग्राफ सेक्शन के अंदर आती है और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक एल्गोरिथम पढ़ेंगे विच इज़ टोपोलॉजिकल सॉर्ट। एंड ये जो है बहुत ही अगर ग्राफ के किसी भी एल्गोरिथम्स वाला कोर्स आप देखोगे या कुछ भी देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम आती है यार टोपोलॉजिकल सॉर्ट हम कर पाएँ। इससे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती है और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें से, इस टॉपिक में से, और आपके इंटरव्यूज़ वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा आता है। अगर आप पहली बार भी ये एल्गोरिथम देखने वाले हो यहाँ पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता क्या, हम कैसे करते हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। ये क्या है, हम एक DFS के अप्रोच से भी कर पाते हैं और BFS के अप्रोच से भी कर पाते हैं। BFS का मतलब होता है खान्स एल्गोरिथम आती है उसमें। मैं आपको खान्स एल्गोरिथम भी यहाँ पे अच्छी तरीके से समझाऊंगी। इसी वीडियो में हम दोनों अप्रोचेस को कवर करके और ये भी देखेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे उसकी वजह से। सो हम अपनी प्रॉब्लम एक बार समझ लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, हमें दिया गया है कि हमारे पास कुछ n नंबर ऑफ कोर्स है और कुछ m रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि लाइक अ कोर्स हैज़ टू बी कंप्लीटेड बिफोर कोर्स बी। तो अगर कोई कोर्स ए है एंड इस तरह से हमें दिया हुआ है कोर्स ए एंड बी, इसका मतलब है कि यार कोर्स ए जो है वो कोर्स बी से पहले कंप्लीट होना चाहिए। तो हमें इस तरह का ऑर्डर देना है। हम अभी टॉपोलॉजिकल सॉर्ट देखेंगे तो वो उसका सेम बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। हम अपने आप ही समझ जाएंगे ये कैसे सॉल्व होगा। बाकी हमें इनपुट आउटपुट हम क्लियर ही है कि 1 to n हमारे जो है वो कोर्सेज होने वाले हैं और उसके बाद m लाइन्स डिस्क्राइब करेंगी विच इज़ ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब है देयर इज़ एन एज फ्रॉम ए टू बी। अगर हम ग्राफ के कॉन्सेप्ट से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, उसके बाद बस हमें आउटपुट करना है जो भी हमारा ऑर्डर होगा। अगर हम नहीं कर पाए तो इम्पॉसिबल प्रिंट करना है। इम्पॉसिबल होगा एक साइकिल के ग्राफ केस में, वो भी हम देखेंगे कि साइकिल कैसे डिटेक्ट होगी और अगर साइकिल है तो वो क्यों सही करेक्ट आंसर हमें नहीं मिल पाएगा। वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। उसके बाद हमारी n की वैल्यू 10⁵ तक जा रही है, m की वैल्यू भी 10⁵ है। हमें एक एडजेसेंसी लिस्ट या v+e या तक ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमें काम करना है या v+e log v तक। मतलब हमारी एल्गोरिथम जो है वो इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए तभी हमारा टेस्ट केसेस पास होंगे। ए बी की वैल्यू 1 to n है। हमारे पास एग्जांपल्स और आउटपुट ये हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। अपना प्रॉब्लम ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद हमारे पास सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब मैं आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट समझाने की कोशिश करता हूँ और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी। अब फॉर एग्जांपल आप अगर ग्राफ्स पढ़ना स्टार्ट करो तो आप किस एक ऑर्डर में ग्राफ को पढ़ोगे कि यार पहले मैं रिप्रेजेंट करना सीखूँ ग्राफ को। मैं रिप्रेजेंट में देखूंगा कि यार एडजेसेंसी लिस्ट है या मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अपने ग्राफ को। उसके बाद मैं कुछ एल्गोरिथम्स की तरफ जाऊंगा, उसके बाद मैं एडवांस्ड एल्गोरिथम्स की तरफ जाऊंगा, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स या किसी तरह की प्रॉब्लम्स। अब मैं सीधा बोलूँ यार किसी इंसान को जिसने कभी ग्राफ नहीं पढ़ा कि भाई बेल्विन फोर्ड इम्प्लीमेंट करो या मैं उसे बेल्विन फोर्ड समझाने लगूँ, तो एक ऑर्डर होना चाहिए। पहले मैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करना सीखूंगा, ग्राफ क्या है, नोड्स एजेस क्या है। उसके बाद मैं कुछ बेसिक एल्गोरिथम्स देखूंगा, फिर मैं कुछ एडवांस एल्गोरिथम्स देखूंगा, फिर मैं ये सॉर्टिंग देख सकता हूँ किस तरह से होती है। तो मतलब कि एक ऑर्डर होता है कुछ चीज़ों को करने का कि मतलब डिपेंडेंट है। मैं डायरेक्टली टॉपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं पढ़ सकता, पहले मुझे ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ क्या है। तो मतलब एक प्री रिक्विजिट है। हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट है पढ़ना डिपेंडेंट है ग्राफ आने पे। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ये चीज़ समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया हुआ है, लाइक सेमेस्टर कोर्सेज है हमारे पास। हम अपना सेमेस्टर प्लान कर रहे हैं तो कुछ कोर्सेज के प्री रिक्विजिट्स है कि आप एल्गोरिथम्स तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपको डेटा स्ट्रक्चर्स ना आते हो, या आप मशीन लर्निंग तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपको लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी ना आती हो। सो इस तरह के जब ऑर्डर्स होते हैं, जब हमें ये फिगर आउट करना होता है कि क्या पहले आया किस तरह से, तो हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट का यूज़ करते हैं। और हमें यही डिटेक्ट करना होता है कि हम सारे कोर्सेज फिनिश कर भी पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो हमें क्या ऑर्डर होगा। यही पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और यही टोपोलॉजिकल सॉर्ट आंसर करता है। अब जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम है, 1 क्या है, 2 से पहले आना चाहिए। मैं बस ऑर्डर लिख दे रहा हूँ कि 1 जो है वो 2 से पहले कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 1 हमने पहले कर दिया 2 से। उसके बाद हम देखें कि 3 जो है वो 1 से पहले होना चाहिए, तो 3 को पहले लिख देते हैं। उसके बाद 4 और 5 का कोई कोई ऑर्डर नहीं है, बस ये क्या है कि 4 पहले होना चाहिए 5 से। तो हम यहाँ लिख दें या यहाँ लिख दें या बीच में कहीं भी लिख दें। इस तरह से हमारा क्या है, एक पूरा ऑर्डर तैयार हो गया। तो हमने देखा कि पहले 3 होना चाहिए, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 4, 5। 4 और 5 को हम कहीं भी रख सकते हैं, बस ये ऑर्डर होना चाहिए कि 4 5 से पहले, क्योंकि हम 4 को पहले करना चाहते हैं 5 से।
हमने एल्गोरिथम मतलब क्या हम करना चाहते हैं वो हमने समझा, देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे हमारे पास जो है टोपोलॉजिकल सॉर्ट आता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है ग्राफ के केस में। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये क्या है, एक लीनियर ऑर्डरिंग है वर्टिसेस का डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में। जैसे मैंने बोला कि अनडायरेक्टेड या साइक्लिक ग्राफ के लिए काम नहीं करेगा, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होना चाहिए। डायरेक्टेड इसलिए कि पता तो हो क्या डिपेंडेंसीज है, लाइक कि वन पहले होना चाहिए या टू होना चाहिए। अगर अनडायरेक्टेड है तो पता ही नहीं कि टू पहले हो या वन पहले हो, बाई डायरेक्शनल हो गया। और साइक्लिक क्यों होना चाहिए वो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर में बता दूंगा आपको। एवरी डायरेक्टेड एज, अगर यू टू वी कोई एज है तो यू जो है ऑर्डर में हमेशा पहले आना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक यही है। स्केड्यूलिंग टास्क, डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन और इस तरह के जो हमारे केसेस होते हैं उसमें ये काम आता है। बाकी कुछ लोग इसे बोल देते हैं परम्यूटेशन ऑफ वर्टिसेस भी। एक ऐसा परम्यूटेशन वर्टिसेस का जिसमें कि अगर यू टू वी हमारे पास कोई एज है तो यू जो है वो हमेशा वी से पहले आना चाहिए। बहुत ही ईजी एल्गोरिथम है, आप आराम से आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि हाँ यार ऑर्डर किस तरह होनी चाहिए। कि लाइक फॉर एग्जांपल हम कोई कोड लिखते हैं, उसमें कुछ हेडर फाइल्स होती हैं, उसमें हम मतलब कुछ इंक्लूड कर रहे होते हैं, कोई और दूसरी फाइल से हम कोड ला रहे होते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, पहले वो कंपाइल हो तब हमारा कोड कंपाइल हो। अगर वही कंपाइल नहीं हुई तो हमारा कोड कैसे कंपाइल हो जाएगा। मतलब है कि एक ऑर्डर है। जहाँ पे भी हमें इस तरह के ऑर्डर्स दिख रहे होते हैं वो टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाले केस होता है कि यू टू वी कोई ऑर्डर है, यू वी पे डिपेंडेंट है तो यू पहले होना चाहिए फिर वी होना चाहिए। इस वाले तरह की चीज़ है। एक और टेस्ट केस में देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया कि वन टू से पहले हो, हमने लिख दिया। फिर हमें बोला गया कि टू जो है वो थ्री से पहले हो, तो टू पहले थ्री बाद में लिख देते हैं। फिर बोला गया कि टू फोर से पहले होना चाहिए, टू फोर से पहले है। या चाहे मैं यहाँ लिख दूँ यहाँ लिख दूँ, थ्री से फोर का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद फोर जो है वो फाइव से पहले हो, तो बस फोर फाइव से पहले, चाहे मैं यहाँ लिख दूँ चाहे यहाँ लिख दूँ, पर फोर से पहले मैं यहाँ नहीं लिख सकता फाइव को कहीं भी। इस तरह से हमारा एक ऑर्डर आ गया, वन टू फोर थ्री फाइव। एक ऑर्डर ये भी हो सकता है हमारा वन टू थ्री फोर फाइव, क्योंकि सिंपल सी बात है, सबसे पहले वन पूरा होना चाहिए, फिर टू से पहले थ्री पूरा, मतलब थ्री से पहले टू पूरा होना चाहिए, ठीक है। फोर से पहले टू पूरा होना चाहिए, ठीक है। फाइव से पहले फोर पूरा होना चाहिए, फोर पहले आ रहा है। इसी तरीके से हम क्या टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमारा, इसी तरह के परम्यूटेशन को या ऑर्डर को हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट बोलते हैं। तो इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो एल्गोरिथम होती है। एक होता है डीएफएस से, एक बीएफएस से। बीएफएस से करता है तो खान्स एल्गोरिथम बोला जाता है। अभी हम डीएफएस से देखते हैं कैसे होगा। मैं आपको डीएफएस से खुद ही समझा देता हूँ, मतलब कि मैं आए थे समझाते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हो सकता है। हम डीएफएस में कैसे काम करते हैं, डीएफएस में हम क्या करते हैं, हम कि डेप्थ में जाते हैं। हम डेप्थ में कैसे जाते हैं, रिकर्सिवली जाते हैं। और एक जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरह के नोड्स है, हमारे पास इस तरह के नोड्स हैं। तो ये नोड क्या कहता है डीएफएस में कि यार तू नीचे जा, नीचे काम करके आ, नीचे जब पूरा काम हो जाए तो ऊपर आ, फिर कुछ रिजल्ट होगा, फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तो हम इसमें भी तो यही कर रहे हैं कि यार अगर वन टू के बाद आ रहा है, हम डीएफएस लगाए कि भाई पहले टू पे जाओ, टू पे जो भी काम है वो कर दे। अभी आप खुद ही समझ जाओगे। हम डीएफएस स्टार्ट करते हैं वन से, सिंपल डीएफएस एल्गोरिथम। हम डीएफएस वन से स्टार्ट किया, हम टू पे गए, फिर टू से हम थ्री पे गए, थ्री से हम कहीं भी पे नहीं जा पा रहे। थ्री क्या है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, तो हम इसे अपने स्टैक में डाल देते हैं। थ्री से आगे हम कहीं भी नहीं जा पाएंगे, मतलब कि थ्री से हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं कि थ्री की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, थ्री के बाद फोर नहीं है, फाइव नहीं है, कुछ भी नहीं है, थ्री के आगे कुछ भी आ सकता है। थ्री मतलब किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है कि भाई थ्री के होने से पहले ये वाला काम होना चाहिए, थ्री तब होगा। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। हमने थ्री को डाला, हम थ्री के बाद वापस आए टू पे, हम रिटर्न किए, टू के बाद हम फोर पे गए, फोर के बाद हम फाइव पे गए, सेम हमने फाइव को देखा कि फाइव भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम यहाँ पे रिटर्न हुए, फाइव को डाला। अब फोर क्या बोलेगा कि यार मैं जिन पे भी डिपेंडेंट था लाइक फाइव पे, कि मैं जो चाहता था कि यार मैं फाइव से पहले आऊँ, तो फाइव तो आ चुका, फाइव का काम हो चुका, तो अब मैं अपने आप आ जाता हूँ, तो मैं फोर को भी डाल दूंगा। सेम हम टू पे आए, टू क्या देखेगा यार मेरे बाद क्या था, थ्री था, फोर था, फाइव था, ये तीनों स्टैक में ऑलरेडी है, मतलब इन तीनों का काम हो चुका है, ये इन तीनों को हम प्रोसेस कर चुके हैं। मैं भी आ जाता हूँ। उसके बाद सेम हम वन को भी डाल देते हैं। अब क्या कर इसे पॉप कर को मतलब कि इसे पॉप करने के बाद हमारा मतलब इसका रिवर्स ऑर्डर ही हमारा आंसर होता है वन टू फोर फाइव थ्री। यही हमने देखा था कि वन जो है टू से पहले होना चाहिए, ठीक है। थ्री टू जो है थ्री से पहले होना चाहिए, टू जो है फोर से पहले होना चाहिए, फाइव जो है फोर से पहले होना, मतलब
4 जो है 5 से पहले होना चाहिए। सिंपल सा एल्गोरिथम हमने कितना इजीली देख लिया डीएफएस की मदद से। हम ऊपर वाले एग्जांपल में भी देख लेते हैं। हम 1 से डीएफएस हमने स्टार्ट किया, क्योंकि डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट है तो हम 4 से दोबारा डीएफएस स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमें इसे 1 से करना होगा एज सच। सो हमने 1 से डीएफएस स्टार्ट किया, हम 1 से 2 पे गए, 2 ने देखा यार मैं आगे कहीं नहीं जा सकता, सो मुझे से वापस आना, मतलब कि 2 के आगे हमारा कोई पाथ नहीं है, 2 किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है कि वो होगा तो मुझे होना है, मतलब मेरे से पहले उसे हो जाना होगा। सो 2 वापस आ जाएगा, हम 1 पे गए, अब 1 देखेगा यार 1 से हम कहीं पे भी नहीं जा सकते। सो 1 बोलेगा यार मैं सिर्फ 2 पे डिपेंडेंट था, मैं चाहता था कि मैं 2 से पहले आऊँ, तो 2 तो आ चुका, अब मैं आ जाता हूँ। उसके बाद हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 से हम 1 पे जा सकते थे, 3 पर 1 पहले से आया हुआ है तो हमने 3 पे डाल दिया। 4 क्या है, वो बोलेगा यार मैं 5 पे जा सकता हूँ, सो हम 5 पे डीएफएस लगाएंगे, फिर हम 4 को डाल देंगे, सिंपल। और फिर इसे रिवर्स कर देंगे। हमने ऑर्डर में तो ऐसे डाला था ना, तो हमारा आंसर ऐसे हो जाएगा, बस रिवर्स कर देंगे इस चीज़ को, और इस तरीके से हमारा डीएफएस की हेल्प से हमारा आंसर आ जाता है बहुत इजीली। आप एल्गोरिथम पॉज करके पढ़ सकते हो। हमने सिंपल क्या किया, हम नोड्स को पुश करेंगे स्टैक में, जबकि उसके सारे डिसेंडेंट्स विजिट हो जाएंगे, जो भी फॉर एग्जांपल इसके ये डिसेंडेंट्स थे, कि मतलब ये ऐसे डिपेंडेंसी हमारी थी 1 2 3 4। सो अगर 5 आगे किसी पे भी नहीं है, मतलब 5 का काम पूरा हुआ हमने डाला, फिर 4 किसी पे नहीं है हमने डाल दिया, 3 बोलेगा कि यार 3 के जितने भी डिसेंडेंट्स थे वो सब हो चुके, तो हमने 3 को डाल दिया। मतलब कि हम सिंपल अपने पोस्ट ऑर्डर में, मतलब कि वापस आते वक्त सिर्फ अपने डीएफएस में चीज़ों को डालते जा रहे हैं, और वही हमारा उसे ही बाद में रिवर्स कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज़ टॉपोलॉजिकल सॉर्ट। और आपने डीएफएस से बहुत अच्छे तरीके से समझा, डीएफएस बोलता भी यही है कि जितने भी मेरे डिसेंडेंट्स हैं, मेरे नीचे जितने भी लोग हैं, पहले वो काम कर ले फिर मैं कर लूँगा। बीएफएस वहीं पे बोलता है कि लेवल बाय लेवल कर, मेरा ये वाला लेवल काम पूरा कर ले फिर मैं करूँगा, तो सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है हमारा। सो हमने स्टैक को जब रिवर्स किया तो हमारा टॉपोलॉजिकल ऑर्डर आ जाता है लास्ट में। एल्गोरिथम स्टेप्स भी हमारे यही है, हम एक विजिटेड एरे बनाते हैं, सेम जैसे डीएफएस हम करते हैं, विजिटेड एरे बनाते हैं, रिकर्सिव स्टैक एरे बनाते हैं, जिसमें कि हम वो स्टैक हमारा ऑर्डर जिसमें स्टोर होगा, हम ईच अनविजिटेड नोड के लिए डीएफएस कॉल करते हैं। जैसे हमने देखा कि डिसकनेक्टेड भी हो सकता है ग्राफ, सो हम हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट में अलग से डीएफएस लगाएंगे, मतलब अनविजिटेड नोड के लिए डीएफएस लगाएंगे। जब हम डीएफएस लगाएंगे तो उस नोड को मार्क कर देंगे विजिटेड, उसके सारे नेबर्स को विजिट करेंगे, वही कि हम जितना भी रिकर्सिवली जा सकते थे उसके जितना भी जिस पे भी वो डिपेंडेंट था, हम पहले उनका काम निपटा लेते हैं, उसके बाद हम वापस आते वक्त अपने स्टैक में उन्हें पुश कर देंगे और अपने स्टैक को बाद में रिवर्स कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम अपना एग्जांपल देख लेते हैं, कोड एग्जांपल एक जिसमें ये चीज़ समझ आएगी। ये सी प्लस प्लस में मैंने कोड लिखा हुआ है, जावा वगैरह में भी करते हो तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। सिंपल हमारे हेडर्स वगैरह हुए, यहाँ पे हमने ग्राफ को एक एडजेसेंसी लिस्ट से रिप्रेजेंट किया हुआ, जिसमें कि हर नोड के रिस्पेक्ट में उसके सारे नेबर्स होंगे, मतलब कि जिन पे भी वो यू अगर v1 v2 है, सेम आप समझते हो गए एडजेसेंसी लिस्ट है सिंपल सी वेक्टर और वेक्टर एंट की। हमारे पास फिर एक बूलियन है विजिटेड और एक स्टैक है ऑर्डर। विजिटेड हमें पता ही है डीएफएस के लिए हमें ज़रूरी होता है, और एक स्टैक हमने मेंटेन किया है जिसमें कि हम ऑर्डर स्टोर करके रखेंगे। हाँ, यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे, बाकी हम बस नोट्स कर रहे हैं। अपना जो डीएफएस है वो आप समझ लेते हैं, हमने पहले मार्क किया, जैसे कि हमने एल्गोरिथम में वो ऊपर देखा था, हमने पहले मार्क किया जिस भी नोड पर हम गए, फिर उसके सारे नेबर्स को हम विजिट किया, जो भी अनविजिटेड थे वैसे जैसे डीएफएस लगाते हैं, जो भी नोड हमने अब तक विजिट नहीं किया उनमें हमने डीएफएस लगाया और विजिट किए, और वापस आते वक्त हमने ऑर्डर में पुश कर दिए। जो हमारा यू था, हमने सारे उसके नेबर्स को डीएफएस से काम किया, ट्रेस किया, और उसके बाद वापस आते वक्त तो उसे ऑर्डर में पुश कर दिया और लास्ट में उसे रिवर्स कर देंगे। सेम हमने यहाँ पे भी काम किया, अपने विजिटेड को असाइन किया, टॉपोलॉजिकल सॉर्ट हमारा ये फंक्शन है, जो कि एक वेक्टर ऑफ इंट हमारा जो है ऑर्डर रिटर्न करता है, विच इज़ अ जस्ट एरे लिस्ट। उसके बाद हमने देखा कि हम क्योंकि डीएफएस लगा रहे हैं, डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, तो यू वन से एन तक हम जा रहे हैं, सारे नोड्स के लिए हम लगा रहे हैं, अगर वो विजिटेड नहीं है तो हम डीएफएस लगा रहे हैं। लास्ट में आके हमने बस अपने स्टैक को रिवर्स करके और अपने जो है वो पुश कर दिया है। सो मतलब सिंपल सी हमारी एल्गोरिथम थी, सिंपल हम डीएफएस ही लगा रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं अपना पोस्ट ऑर्डर में स्टैक में जो है वो वैल्यूज़ को पुश कर दे रहे हैं। और क्यों पोस्ट ऑर्डर में कर दे रहे हैं कि हमारा डीएफएस क्या बोलता है कि पहले सारे डिसेंडेंट्स का काम करो उसके बाद काम कर दो। मतलब कि अगर 1 चाहता है कि 2 मेरे से, मतलब मैं 1 से पहले आऊँ,
जो ऑर्डर हो उसमें वन जो है वो टू से पहले आए, कि पहले वन वाला काम होना चाहिए फिर टू वाला होना चाहिए। सो हमने स्टैक में गए और हमने स्टैक में पहले टू को डाला, टू से आगे कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो बात खत्म। वन बोलेगा कि मैं जिससे पहले आना चाहता था उसका काम ऑलरेडी हो चुका है तो मैं आ गया, और उसके बाद इस स्टैक को बस रिवर्स में प्रिंट कर देंगे तो हमारा वन टू हमारा इस तरीके से आंसर आ जाता है सिंपली। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे डीएफएस में होती है वी प्लस ई, क्योंकि हर एक नोड और एज को एक ही बार प्रोसेस किया जा रहा है, और वी ऑफ वी क्योंकि हमारा जो रिकर्सिव स्टैक है या विजिटेड एरे हो सकता है कि पूरा ही लीनियर ग्राफ हो जाए, इसी तरह से वी टाइम्स हमारा चल जाए तो स्टैक हमारा जो है रिकर्सिव स्टैक वो ओ ऑफ वी टाइम ले जाता है, स्पेस ले जाएगा। सो इस वजह से अब यहाँ पर एक क्रूशियल पॉइंट आता है, एक सेकंड में आपको ये भी बता देता हूँ कि साइकिल अगर हो तो वो कैसे हमारा फेल कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वन टू थ्री और ये इस तरीके से, तो वन चाहता है कि यार टू से पहले मेरा काम हो, सो हमने लिखा। टू चाहता है कि यार थ्री से पहले मेरा काम हो, हमने ये लिखा। अब थ्री चाहता है कि मेरा वन से पहले हो, तो हम यहाँ पे थ्री लिख सकते हैं। पर टू चाहता है कि यार मेरा पहले हो थ्री से, थ्री चाहता है मेरा वन से पहले हो, तो यहाँ पे पूरा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब जैसे हम डेडलॉक में नहीं देखते थे कि एक टास्क पूरा होने के लिए वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरा दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये तीसरा इस पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे एक साइकिल हो गई। सो यहाँ पे हमारा कुछ ऑर्डर आ ही नहीं पाएगा कभी भी, क्योंकि सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि वन से पहले टू हो, टू से पहले थ्री हो। सो इस तरीके जब केस हो जाता है, साइकिल आ जाती है, तो हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट कभी भी काम नहीं करेगा। जो डीएफएस वाला हमारा जो अप्रोच है इसमें हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि साइकिल आई या नहीं आई, क्योंकि इसमें हमें नहीं पता लगेगा कि स्टैक में, क्योंकि स्टैक में हम जब डीएफएस लगाएंगे तो हम एक बार को सभी नोड्स को विजिट कर जाएंगे। सो यहाँ पे हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पे साइकिल आई, तो हम जैसे क्या करते थे राउंड ट्रिप टू में हमने किया था कि हम एक रिकर्सिव एरे बना के रख चलते थे बूलियन, कि जिसमें हमें पता हो कि हमारी जो सोर्स चेन है उसमें कोई साइकिल तो नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने राउंड ट्रिप टू वाली प्रॉब्लम में बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझी थी कि मतलब एक डायरेक्टेड ग्राफ में कैसे साइकिल को फाइंड करता है, तो हम उसमें वही करते थे, डीएफएस लगाते थे। और एक रिकर्सिव हमारी जो चेन थी, जिस चेन से हम आ रहे हैं, मतलब जिस पाथ से हम आ रहे हैं, उस पाथ की सारी वैल्यूज़ को हम उस एरे में थ्रू करके स्टोर करते थे, और फिर बस चेक कर लेते थे कि अगर कोई नोड जो नेबर है, मतलब कि अगर यू से वी हम जा रहे हैं और वी जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है और हमारे ओरिजिनल पाथ में है जिस पाथ से हमारा डीएफएस आ रहा है, तो मतलब हमें साइकिल मिल जाती थी। तो इसी वजह से तो बस हम अपने थोड़े से कोड को यहाँ पे चेंज करके इस वाले डीएफएस वाले में भी अपनी जो है साइकिल डिटेक्ट कर लेंगे। पर ज़्यादातर लोग कांस एल्गोरिथम ही यूज़ करते हैं इसके लिए, तो उसमें अपने आप ही हो जाता है ये चीज़। बाकी अगर आप ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हो तो आप राउंड ट्रिप टू में देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझाई हुई है साइकिल डिटेक्शन की डायरेक्टेड ग्राफ में कैसे की जाती है। एंड आई होप आपको डीएफएस वाला ये तो समझ में आ ही गया होगा कैसे हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट करते हैं। बाकी एक बार और देख सकते हैं कि हम बोल सकते हैं यार प्री ऑर्डर में क्यों हम स्टोर नहीं कर रहे डिपेंडेंसीज़ को, तो हम बस पढ़ लेते हैं कि पोस्ट ऑर्डर, ये चीज़ आपको खैर समझ में आई गई होगी। पोस्ट ऑर्डर डीएफएस में हम क्या करते हैं कि हम इंश्योर करते हैं कि सारी डिपेंडेंसीज जो वी है, मतलब यू है वी है, सो वी पे जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो सारी प्रोसेस हो जाए पहले, मतलब कि यू से पहले सारी जो जितने भी हमारी डिपेंडेंसीज हैं वो पहले प्रोसेस हो जाएं। सो वो पोस्ट ऑर्डर में ही होता है। पर प्री ऑर्डर क्या करेगा कि वो यू को प्रोसेस कर देगा उसकी डिपेंडेंसीज से पहले, तो यहाँ पे हमारा जो है वो आंसर गलत हो जाता है। इसीलिए एक बार को लीनियर ऑर्डर में हमारा आंसर सही दे सकता है कि हम बस ये करें, हमारा इस तरह का हमने डीएफएस लगाया, हम यहाँ गए और हमने लास्ट में स्टैक को रिवर्स नहीं किया तो हमारा आंसर सही आ जाता है। पर क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स हो सकते हैं हमारे पास और उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल डिपेंडेंसीज हो सकती हैं, सो वहाँ पे वो फेल कर जाता है। और जब डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं तो वहाँ पे वो पक्के तरीके से ही फेल कर जाता है। एक बार को कंप्लीट ग्राफ हो, पूरा ही लीनियर ऑर्डर हो, तो एक बार को चल जाता है, पर वो एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं है। तो इस वजह से हम पोस्ट ऑर्डर डीएफएस का यूज़ करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं खान्स एल्गोरिथम, जो बीएफएस बेस्ड होता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट के लिए। बीएफएस बेस्ड में क्या करता है, मैं आपको समझाता हूँ। खान्स एल्गोरिथम करता है क्या, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, आप लोग अपने आप ही समझ जाओगे। तो इसका पहला स्टेप होता है कि हम इन डिग्री कैलकुलेट करते हैं। इन डिग्री का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई नोड है उसमें जितनी भी एजेस आ रही हैं, सो मतलब यहाँ पे थ्री एजेस इनकमिंग है, इनकमिंग एजेस है हमारे पास थ्री। सो इस इनकमिंग एजेस का जो सम होता है, मतलब कि तीन आ रही है तो तीन, ये जो हमारी जा रही हैं ये आउटगोइंग एजेस है, इन्हें बोल लेते हैं आउट डिग्री।
सो आउट डिग्री का हमारे पास यहाँ पे कोई रोल नहीं है, हमें इन डिग्री का काम है, क्योंकि सेम वो यू टू वी है, तो हम इस एज को पहले प्रोसेस करना चाहते हैं, तो कितनी इन डिग्री है, वो कितने डिपेंडेंट है, कितने नोड्स से पहले, मतलब कितने नोड्स उससे पहले आना चाहता है। सो वो उस वाली चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन डिग्री कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको इन डिग्री समझ में आया होगा। जितने भी कोई भी हमारा नोड होता है उसमें जितनी भी इनकमिंग एजेस होती है हमारी, उन एजेस को हम इन डिग्री बोलते हैं अपने ग्राफ की, पर्टिकुलर नोड की। अब हमने कैलकुलेट किया, अब हम इन डिग्री कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम वही सिंपल सा काम करते हैं। अगर हम यू टू वी गए, अगर हम यू से वी जाते हैं, सो हम वी की इन डिग्री क्या है उसे प्लस प्लस कर देते हैं। जो भी उसकी अब तक इन डिग्री होगी उसे हम प्लस प्लस कर देंगे। फॉर एग्जांपल अब हो सकता है यहाँ से भी हम कुछ आ रहे हो, यू वन से वी भी आ रहे हो, तो इन डिग्री दोबारा से, तो इसकी इन डिग्री टू हो गई। सो हम हर एज को देखेंगे, हम हरी जो हर एज है यू टू वी, उसमें वी की इन डिग्री को हम प्लस प्लस करते जाएंगे। सेम हमारा सिंपल सा एल्गोरिथम होगा उसके लिए। हमने देखा हम वन से टू पे गए, सो वन की तो इन डिग्री जीरो ही है, टू की इन डिग्री कितनी हुई वन। हम टू से थ्री गए तो थ्री की इन डिग्री वन हो गई, टू से फोर गए फोर की इन डिग्री वन हो गई, फोर से फाइव गए फाइव की इन डिग्री वन हो गई। सिंपल सा इस वाले टेस्ट केस में, क्योंकि एक एक ही सिंपल डिपेंडेंसीज है। अगर यहाँ से हो सकता है ऐसे भी एक एज आ रहा होता तो यहाँ पे टू हो जाती इसकी इन डिग्री। सो हमने ये चीज़ समझी। पहले हमने इन डिग्री कैलकुलेट करेंगे। इन डिग्री कैलकुलेट करने के बाद जिन भी नोट्स की इन डिग्री जीरो है उन्हें हम अपनी क्यू में डाल देंगे, क्यू में ऐड कर देंगे विद इन डिग्री जीरो। जिनकी भी इन डिग्री जीरो थी, मतलब कि इन डिग्री जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि वो, मतलब कि वो किसी से भी पहले नहीं आना चाह रहे, कि मतलब यू टू वी है, तो यू की अगर इन डिग्री जीरो है तो मतलब यू को हम सबसे पहले डाल सकते हैं, कि वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है कि मेरे से पहले ये आना चाहिए या एज सच कुछ। सो जिनकी भी इन डिग्री जीरो है हम उन्हें अपनी क्यू में डालेंगे। यहाँ पे इन डिग्री वन की जीरो थी, सो हमने वन को क्यू में डाला। सेम हम काम करेंगे, वन को फिर निकालेंगे, वन के जितने भी नेबर्स होंगे, वन का नेबर टू है, उसके इन डिग्री माइनस करेंगे, एक इन डिग्री उसकी कम कर देंगे कि इसका काम हो चुका है। और अगर उसकी इन डिग्री जीरो हो गई तो उसे भी क्यू में पुश कर देंगे। और ये सेम काम जो हम रिपीटेडली करते रहेंगे और अपना आंसर पुश करते रहेंगे, हमारा वन आ जाएगा। फिर हमने टू से देखा, टू की इन डिग्री जीरो हो गई थी, तो हमने टू को निकाला, टू को अपने आंसर में डाला। टू से चेक किया कि हमारे पास वन वन है, इन दोनों की इन डिग्री ज़ीरो की। थ्री और फोर को डाला, थ्री और फोर को निकाला, अपने आंसर में डाला, और फिर फोर से जैसे हमने इसकी इन डिग्री ज़ीरो की, और इससे हमारा जो है करेक्ट ऑर्डर आ जाता है सिर्फ इन डिग्री की हेल्प से। हमारे क्या स्टेप्स होने वाले हैं खान एल्गोरिथम में, हम कंप्यूट करेंगे इन डिग्री को, विच इज़ नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस हर नोड के लिए। उसके बाद इनक्यू कर देंगे नोड्स को जिनके इन डिग्री ज़ीरो है, मतलब कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है उनके लिए, उन्हें अपनी क्यू में ऐड कर देंगे। फिर प्रोसेस करेंगे नोड्स को। प्रोसेस करने में क्या होगा कि हम एक नोड को रिमूव करेंगे क्यू से, ऐड करेंगे अपने टोपोलॉजिकल ऑर्डर में, डिक्रीज कर देंगे इन डिग्री को, उसके नेबर्स की जो है उन्हें इन डिग्री को डिक्रीज करेंगे। फिर नेबर्स की इन डिग्री की अगर जीरो हो जाती है तो उन्हें इन क्यू कर देंगे, उससे हमारा क्या टोपोलॉजिकल सॉर्ट आ जाता है। और अगर हम सारे नोड्स को ऐड कर पाए तो मतलब वहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं है और हमारा जो ऑर्डर है वो करेक्ट है। अगर हम सारे नोड्स को के लिए कर पाए तो वो हमारा जो क्या है ऑर्डर जो है वैलिड हो जाता है। हम क्या, हमारे पास क्या है, जब हम ये करते हैं साइकिल के केस में, साइकिल वन की इन डिग्री क्या हुई, वन हुई, क्योंकि हम थ्री से वन पे आ रहे हैं। टू की इन डिग्री कितनी हुई, वन। थ्री की इन डिग्री कितनी हुई, वन। हम कोई भी ऐसा है ही नहीं जिसकी इन डिग्री जीरो है। हम क्या है अपनी क्यू में कभी डाल ही नहीं पाएंगे किसी को भी। इसी मतलब कि इसी केस में हमें पता चल जाता है कि हमारी साइकिल है यहाँ पर, क्योंकि हम सारे नोड्स को अपने टोपोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं डाल पाए। हो सकता है कि साइकिल इस तरीके से हो। यहाँ पे वन की इन डिग्री जीरो हुई, पर इन सब की इन डिग्री वन, टू की तो टू हो गई। हमारे पास जब जीरो थी हमने इसकी की वन, हम किसी को डाल ही नहीं पा रहे कि इनमें से किसी की इन डिग्री जीरो ही नहीं होने वाली, कि किसी की डिपेंडेंसी जीरो ही नहीं होने वाली। हमारे ऑर्डर में सिर्फ वन आएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम क्या साइकिल भी डिटेक्ट हो जाती है इन डिग्री की कैलकुलेशन की हेल्प से। बहुत ही एफिशिएंट एल्गोरिथम होती है, बहुत ही सिंपल इजी एल्गोरिथम है, आपको बहुत इजीली समझ में आ गई होगी। कुछ ही स्टेप्स हैं इसके करने के लिए। बाकी सेम सी प्लस प्लस का कोड आप जावा पाइथन जिसमें भी करना चाहें आप इजीली कर पाएंगे। हम, और ये क्या है कोड, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है हमारी उसके लिए मैंने लिखा हुआ है, दोनों ही हमारे काम हो जाएंगे। सेम हम इंट मेन का यूज़ कर रहे हैं, हमारे एडर्स वगैरह हुए, फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ की है।
उसके बाद हमने ग्राफ को रीड किया है, सिर्फ एक एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में हमने ग्राफ को रीड किया है, विच इज़ अ ग्राफ n+1 से हमने इनिशियलाइज किया है, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है ए और बी की वो 1 to n है, मतलब हमारे जो नोड्स हैं वो 1 to n है, इसलिए n+1 क्या है, क्योंकि हमें इंडेक्सिंग का ध्यान रखना होता है। उसके बाद यू वी को लिया और बस अपने ग्राफ में पुश किया। अब उसके बाद हम क्या है, कैलकुलेट कर रहे हैं इन डिग्रीज को। स्टार्टिंग में हमने जीरो से सबको इनिशियलाइज किया है कि सबकी इन डिग्री जीरो है, हम प्री रिक्विजिट भी बोल सकते हैं उसे या इन डिग्री बोल देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सारी एजेस को हमने चेक किया, फॉर यू वन से यू एन तक हम जाते हैं प्लस प्लस यू, सारे मतलब कि u से v जितने भी हमारे एजेस थे सबको देखा, और v की एजेस जो है वो v की इंटीग्री vth नोड की इंटीग्री प्लस प्लस कर। बहुत ही सिंपल सा कोड है, आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा यहाँ पे। हम बस ये क्या हम क्या कर रहे हैं, बस जितनी भी हमारी एजेस है u to v हमारी एजेस, तो v की इंटीग्री बस हम प्लस प्लस कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी ये वाली चीज़ अच्छी तरीके से समझाई थी। बाकी हम वही अपना q लेते हैं, जिनकी भी इंटीग्री ज़ीरो थी उन्हें q में पुश करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि अपनी क्यू जब तक एम्प्टी नहीं होती, हम क्या करेंगे, यू को निकालेंगे क्यू डॉट फंड क्यू डॉट पॉप से, उस यू को अपने आंसर में डालेंगे। आंसर में क्यों डालेंगे, क्योंकि उसकी इंटीग्री जीरो है, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, तो वो हमारे ऑर्डर में पहले आ रहा है। उसके बाद हम जितने भी उसके नेबर्स है वी, अब हमने इसे तो ले लिया है, अब जितने भी उसके नेबर्स थे उन सबके इंटीग्री माइनस माइनस की, और अगर वो जीरो हो जाती है तो अपनी क्यू में पुश कर देता और अपना आगे काम चालू करते हैं। बहुत ही ईजी सा हमारा एल्गोरिथम है, मैंने आपको ये वाली चीज़ ऊपर समझाई दी थी। बस लास्ट में हमारा जो नोड है रेज में से हम अपने नोड को प्रिंट कर देते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में देने वाली है, अगर हम सारे नोड्स को डाल पाए, मतलब जो हमारा रेज है, ऑर्डर है हमारा, जो टोपोलॉजिकल ऑर्डर है उसमें मैंने रिजल्ट वेक्टर में स्टोर किया हुआ है, अगर उसकी जो लेंथ है एन आ जाती है, मतलब कि हमने सारे नोड्स को उसमें डाल दिया है, तो अगर हम सारे नोड्स को डाल पाए तो हमारा करेक्ट ऑर्डर है, मतलब कि सबकी इंटीग्री एक बार एक टाइम पे ज़ीरो हो गई थी, हम उन्हें डाल पाए अपने ऑर्डर में, सो वहाँ पे अब एक क्या है, साइकिल नहीं होती है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो मतलब कि वहाँ पे एक साइकिल थी और हमें कभी भी क्या है टोपोलॉजिकल ऑर्डर अपने नहीं मिल पाएगा। सो इस तरह से हमारा खान्स एल्गोरिथम काम करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही है, वी प्लस ही, हर नोड को प्रोसेस करने के लिए हमें एक बार काम करना पड़ेगा, और वी क्योंकि क्यू और इंटीग्री हमें स्टोर करनी है, तो ओ टाइम्स वी हमारी जो है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें लगेगी। हाँ, बाकी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने बस टोपोलॉजिकल ऑर्डर में समझा कि अगर हमारे पास वन टू कुछ है इस तरह का, मतलब हमारे पास कुछ डिपेंडेंसीज हैं। डिपेंडेंसीज का इसमें मतलब है कि यार वन क्या बोल रहा है कि मतलब कि इस चीज़ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि वन को हमें पहले काम करना है, फिर टू का काम हमें करना है। मतलब आप बोल सकते हो कि वन क्या मशीन लर्निंग है, वो नहीं एलजेब्रा है और प्रोबेबिलिटी वगैरह, और टू क्या है, मशीन लर्निंग है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि यार पहले एलजेब्रा पढ़ो फिर मशीन लर्निंग पढ़ो। ये एक इस तरीके डिपेंडेंसी है, हमें एक ऑर्डर बताना होता है, एक लीनियर ऑर्डर बताना होता है। और आप परम्यूटेशन भी बोल सकते हो इसे, क्योंकि एक वर्टिसेस का हम परम्यूटेशन ही दे रहे हैं, लीनियर ऑर्डर भी बोल सकते हैं। उस चीज़ को हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट बोलते हैं, और इस काम को करने के लिए हमारे पास दो एल्गोरिथम थी, विच इज़ डीएफएस एंड बीएफएस। हमने दोनों एल्गोरिथम्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा। डीएफएस में हम क्या करते थे, हम बस उसके डिसेंडेंट्स को जाते थे, सारे डिसेंडेंट्स अगर विजिटेड हैं तो हम बस पोस्ट ऑर्डर में जब हम वापस आ रहे होते थे अपने एक स्टैक में उन्हें डाल देते थे। स्टैक में डालने का मतलब होता था कि यार मतलब कि जो भी इसके डिसेंडेंट्स हैं उन सबका काम हो चुका तो स्टैक में डालो, बाद में रिवर्स कर देंगे तो हमें करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा। हमने उसका एल्गोरिथम्स वगैरह भी देख लिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देख लिया, साइकिल डिटेक्ट हम नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट के एल्गोरिथम होती है उसमें हमें थोड़े से ट्विक्स करने पड़ेंगे, जैसे कि हमने राउंड ट्रिप टू वाली को प्रॉब्लम में किया था, मतलब कि एक डायरेक्टेड ग्राफ में जैसे साइकिल डिटेक्ट करते हैं, सिंपल वो वही काम होता है कि अब अगर हमारा नेबर ऑलरेडी विजिटेड है और वो हमारे करंट पाथ में है तो वो मतलब कि हमारी साइकिल डिटेक्ट हो जाती है। उसके बाद हमने देखा कि हम प्री ऑर्डर में क्यों नहीं कर पाते, पोस्ट ऑर्डर में ही क्यों कर सकते हैं, ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे समझी थी। उसके बाद हमने खान एल्गोरिथम बहुत अच्छी तरीके से देखी कि बीएफएस बेस्ड कैसे काम होता है। उसमें हमने इंटीग्री का कॉन्सेप्ट देखा कि इंटीग्री की हेल्प से हम कैसे काम कर पाएंगे। तो हमने देखा कि हम पहले इंटीग्री कैलकुलेट करते हैं, अगर यू टू वी हमारे पास है तो वी की इंटीग्री हम प्लस प्लस कर देते हैं,
उसके बाद हम अपनी क्यू में ऐड करते हैं जिनकी भी इंडिग्री ज़ीरो होती है। अगर इंडिग्री ज़ीरो है मतलब कि उसके भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, उसे हम सबसे पहले डाल सकते हैं अपने ऑर्डर में। सो वही हम काम करते हैं, उसे निकालते हैं, फिर जो जो भी उसके नेबर्स हैं उनकी डिग्री इंडिग्री माइनस करते हैं और उनमें से जो भी ज़ीरो हो जाता है उन्हें अपने ऑर्डर में डाल देते हैं। और अगर हम सारे नोड्स को अपने ऑर्डर में डाल पाए, सो मतलब कि हमें कोई साइकिल डिटेक्ट नहीं हुई और हमें अपना आंसर मिल जाता है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो मतलब कि वहाँ पे एक साइकिल थी और हमें कभी भी ऑर्डर नहीं मिल पाएगा। और साइकिल वाले आप समझ ही गए होंगे यार, 1 2 जा रहे हैं, हम 3 जा रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा क्या है, 2 डिपेंडेंट है 1 पे, 3 डिपेंडेंट है 1 पे, 2 है। मतलब कि इस तरह जैसे डेडलॉग में होता है रिसोर्स एलोकेशन हम करते हैं कि 1 2 पे डिपेंडेंट है, 2 3 पे, 3 1 पे, तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और कोई भी मतलब रिसोर्स को फ्री नहीं करेगा, तो वहाँ पे हमारा डेडलॉग हो जाता था और यहाँ पे साइकिल हो जाएगी और कोई ऑर्डर नहीं आ पाएगा। हाँ हाँ, सेम हमने एल्गोरिथम बहुत अच्छी तरीके से देख ली थी। बाकी हमने टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख ही लिया था। वी प्लस ये होगी, सिंपल एल्गोरिथम है, डी एफ एस बी एफ एस ही लगा रहे हैं हम थोड़े से ट्विक्स के साथ। सो आई होप आपको ये एल्गोरिथम काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आई होगी तो कैसे हम अपनी प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं। आगे आने वाली जो 2 3 प्रॉब्लम्स होंगी उसमें इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन होगा जब हम डी पी के साथ इसे यूज़ कर पाएंगे। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, सो अगर आपको ये वाला एल्गोरिथम समझ में आई हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं पूरा प्रॉब्लम सेट डालने वाला हूँ, ग्राफ का भी और सी एस सी एस का, फिर ऐड कोडर्स वगैरह, मतलब कि आपकी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एंड सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको अच्छा लगा हो, जैसा भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।